दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या को लेकर भारत में उनको तनिक भी चिंता नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जनसंख्या और बढ़े। भारत में परिवार नियोजन की जो एक बहुत पहले से चली आ रही नीति है, उसके तहत हमेशा ये केंद्रित किया जाता था इस विषय पर कि भई 2 बच्चे अधिक से अधिक हों। एक समय तो 1 बच्चे पर ही खुशी ज़ाहिर की जाती थी कि 1 बच्चा ही ठीक है। लेकिन 2 बच्चे की पॉलिसी जो है, वो बाकायदे विज्ञापनों में प्रसारित की जाती थी, प्रचारित की जाती थी और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नीति में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मौजूदा है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली, उसके सबसे बड़े थिंकर माने जाने वाले या यूँ कहा जाए कि सत्ता की संचालक शक्तियों के मार्गदर्शक माने जाने वाले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि 3 बच्चों की नीति होनी चाहिए भारत में। यानी हर नव दंपत्ति जो है, यानी जो जो दंपति एक है भारत में, उनको 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। पहले के प्रधानमंत्री, बड़े नेता या जितने मार्गदर्शक थे या इंटेलेक्चुअल्स थे, विचारक थे, कहते थे 2 बच्चे होने चाहिए। अब ये नया आरएसएस ने कह दिया है कि 3 बच्चे होने चाहिए। और ये पहली बार रविवार को नागपुर में नहीं उन्होंने कहा, इसके पहले विजयादशमी के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी, जो बहुत बड़ा समारोह आरएसएस के लोग करते हैं हर विजयादशमी के दिन, हर दशहरा के दिन। तो मैं समझता हूँ ये दूसरी बार या तीसरी बार उन्होंने कहा है, लेकिन इस बार जो कहा है, उसमें बहुत सारे डेटा उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। इससे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जो उनका अपना जो थिंक टैंक है, वो जैसा भी हो, उसने काफ़ी मेहनत करके उनको कुछ आंकड़े भी दिए हैं, जिसकी रोशनी में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर 3 बच्चे पैदा करते हैं भारत के लोग, तो भविष्य में हमारी जनसंख्या पर किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा। और उनका कहना है कि भारतीय जो कुटुंब है, वो कुटुंब कहते हैं इंडियन कम्युनिटीज़ को, और भारतीय कुटुंब कुटुंब और उसकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने 3 बच्चे की नीति नहीं अपनाई। तो ये कुल मिलाकर अ मोहन भागवत जी का ये एक विचार दर्शन है। इस पर बहुत सारे लोगों के अलग-अलग विचार हैं। बहुत सारे लोग उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बात की आलोचना कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि जितनी आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, जितने नौजवान होंगे, उतनी ही हमारी तरक्की होगी। अब इतने नौजवान भारत में बेरोज़गार हैं, जिनकी जो अगर उनके आंकड़े उपलब्ध जो कराए जाएँ, अगर सरकार द्वारा जो नहीं उपलब्ध कराती है, कि कितने बेरोज़गार हैं टोटल, आई मीन जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके अलावा भी कितने बेरोज़गार हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जहाँ बेरोज़गारी इतनी हो सकती है। और यहाँ तक कि परसेंटेज पॉपुलेशन में अगर देखा जाए, तो उसमें भी बेरोजगारी सबसे अधिक भारत में निकलेगी। इसके अलावा जो रोजगार है, उसकी स्थिति क्या है? रोजगार हम कितना पैदा कर रहे हैं? अगर अगर मान लीजिए आबादी हम बढ़ा रहे हैं, तो तरक्की कितनी हो रही है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो का जो कारोबार है, वो किस स्थिति में है? हमारी खेती कैसी है? हमारे जल संसाधन जो हमारा है, उसकी स्थिति क्या है? क्या हम उसका ठीक से उपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम पॉल्यूशन को रोक पा रहे हैं? क्या हेल्थ केयर हम दे पा रहे हैं लोगों को? क्या एजुकेट कर पा रहे हैं लोगों को? एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की पोजीशन है, वो लगातार लगातार खराब हो रही है। इतनी खराब हो रही है कि आपके अगल-बगल के देश जो हैं, अगर एक आध देशों को छोड़ दिया जाए, तो हम श्रीलंका, भूटान वगैरह से भी बहुत पीछे हैं। अब इसके 134 193 कंट्रीज में 134वें नंबर पर हैं। मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, जिसमें सेहत का मामला आता है, शिक्षा-दीक्षा का मामला आता है, जीवन शैली का मामला आता है। इसके अलावा आप देखिए प्रति व्यक्ति आय में भी 142वें स्थान पर हैं। हंगर इंडेक्स में 100 लेटेस्ट जो आंकड़ा है, 127 देश जो भूखमरी के या हंगर के शिकार होते हैं, जहां पर आबादियां होती हैं, वहां पर हम 105वें नंबर पर हैं। कितनी बुरी स्थिति है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि ऐसी स्थिति में आप अधिक से अधिक आबादी अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको रोजगार दे रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसको सेहत के जो संसाध जरूरी उपादान है वो दे रहे हैं। आप लोगों को रख कैसे रहे हैं?
किस तरह की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं देश में। ट्रेनों में कैसे लोग चलते हैं गाँव और कस्बों के लिए। आप क्या वो देख कर के आपको लगता है कि इस आबादी का उपयोग हम अपनी तरक्की के लिए कर पा रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। हमने सोचा कि इस पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए, जो न केवल अर्थशास्त्री हों बल्कि जनसंख्या के मामलों के भी जानकार हों, कि क्या आबादियों के बढ़ने से आर्थिक तरक्की का, सामाजिक विकास का, सांस्कृतिक उन्नयन का कितना रिश्ता है और उसका क्या समीकरण होना चाहिए। तो हमने प्रोफ़ेसर संतोष मेहरोत्रा से अनुरोध किया और वो आज हमारे कार्यक्रम में हैं। प्रोफ़ेसर संतोष मेहरोत्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ योजना आयोग में रहे हैं और एक जाने-माने देश के ऐसे विख्यात अर्थशास्त्री हैं जिनको दुनिया में एक इंडियन इकोनॉमिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो संतोष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत बहुत-बहुत हम सीधा धन्यवाद सवाल उर्मिलेश जी। ये जी, 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 बताइए। तो एक लंबे इंट्रोडक्शन के बाद मैं बिल्कुल छोटा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि श्रीमान मोहन भागवत जी की जो टिप्पणी आई है 1 दिसंबर को जो उन्होंने भाषण दिया और ये मैंने जैसा बताया कि दूसरी-तीसरी बार कह चुके हैं और इसमें काफ़ी ब्यौरेवार इस बार बोले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? ये इनका बयान जो है दुखद है एक तरफ, दूसरी तरफ हास्यास्पद है। क्या हमारे देशवासियों को ये बात नहीं मालूम है कि हम वैसे ही दुनिया की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश हो चुके थे, कई दशकों से थे, और अब दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हो गए हैं चीन से आगे। देखिए, जब 1950 में प्लान डेवलपमेंट शुरू हुआ, योजनाबद्ध तरीके से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, तब आ, भारत की जनसंख्या थी 35 करोड़, जी, जी, 350 जी। मिलियन। चीन की थी 550 मिलियन, यानी कि 55 करोड़, 20 करोड़ वो हमसे आगे थे उसी समय। आज क्या स्थिति है? वो 1.4 अरब है, हम 1.442 अरब है। जी। तो हम क्यों उनसे पीछे थे और आगे निकल गए? इसका अर्थ यह है कि हमने जनसंख्या को रोकने का इंतजामात जो करने चाहिए थे, 70-75 साल के अनुभव की बात कर रहा हूं, वो नहीं किए, और उसका खमियाजा हमारा देश आज भुगत रहा है, जिनके बारे में आपने अभी बड़ी अच्छी ढंग से, प्रदूषण के मामले में, पानी के कमी के मामले में, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में, सब में जो हमने कोताही कर रखी है अपनी जनसंख्या के साथ, वो उस पे हम अभी चर्चा करें। तो उसका खमियाजा भुगत हम सब रहे हैं। आरएसएस नहीं भुगत रहा है। आरएसएस तो एक हमारे देश के उच्च वर्ग के, उच्च जाति वाले लोगों की के द्वारा स्थापित की 100 साल पुरानी संस्था है, जिसकी मानसिकता आज भी कम से कम 50 साल पुरानी है। दुखद बात है। और ये स्वयं हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि ये सब शादी नहीं करते, इनके अपने बच्चे नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं हम? इनमें कइयों के, जी, कईयों के हाँ, जी, कईयों के जो लीडरान है, तो वो तो नहीं करते ना। जी, 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 भाषणबाजी हम किसकी झेलते हैं भाई? लीडरान की तो बात। जी, असलियत भी अखिलेश जी आप समझ रहे हैं। जी, तो एक तो मुद्दा ही है, और मैं बाकी जो आपने रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग, वो उस पे में मैं बिल्कुल आंकड़ों सहित में आऊंगा, मगर थोड़ी बातें और कर ली जाए कि इनकी मंशा थी क्या, क्यों कहा इन्होंने ये, और क्यों कहते चले आ रहे हैं। मुझे इनका एक जो फौरी एक उद्देश्य लगता है, शॉर्ट टर्म, वो मुझे लगता है वो है कि
सेंसस का आंकड़े जब आएंगे, अभी आने वाले होंगे, क्योंकि अब आंकड़ा सेंसस अगले साल शुरू होगा, तो पर्दाफाश हो जाएगा। 2011 की सेंसस हमको बता रही है कि मुसलमानों की जनसंख्या में अनुपात केवल 14.2% है और हिंदू 80% है। तो हिंदू धर्म के लोगों को कोई डर सताने की आवश्यकता है नहीं, मगर उल्टा ये छाती पीट पीट के हम सबको समझाते रहते हैं कि अरे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, एक हो जाओ, बटो मत, है, ये सब समझाते रहते हैं। अच्छा साहब, क्योंकि वो जो है हमारा जो हमारा जो दुश्मन है वो एक है, तो इसलिए तुम एक हो जाओ। तो एक तो तरफ, एक तो हम सब समझ रहे हैं वोट की नीति, अभी आखिरी 10-15 रोज में महाराष्ट्र में किस तरीके से इन्होंने जीता है। उसके अतिरिक्त ये और ये भी बताना चाह रहे हैं कि कहीं ये जो दक्षिण के राज्य हैं, उनके दो दो चीफ मिनिस्टर्स ने, दो दो मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि आप कम से कम दो से ज्यादा बच्चे तो करिए दक्षिण में। और उसका संदर्भ क्या था? उसका संदर्भ ये है कि डिलिमिटेशन 26 में होगा, जब हमारा सेंसस हो जाएगा 25 में, उम्मीद करते हैं। तो मतलब वो करे, चाहे 26 में करें चाहे ना करें, वो करें 27 में, 28 में, वो 29 का जब आम चुनाव होगा उससे पहले कर लेने का इनका निर्णय है। तो अगर अगर दक्षिण के राज्य ये सोच रहे हैं, और या मुसलमान ये सोच रहे हैं कि अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे वो, तो जो उत्तर के राज्य हैं उनका बेचारों का क्या होगा? तो फिर आपके श्रोताओं को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो उत्तर के राज्य हैं उन्हीं का बाहुल्य है हमारे देश की जनसंख्या में, वैसे ही है, अभी ही है। और असलियत ये भी आपके श्रोताओं को जान लेना चाहिए कि देश में माँ बाप अब, और बच्चे चाहे वो गरीब हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, वो किसानी करते हो, खेती करते हो, चाहे शहर में काम करते हो, कुछ भी करते हो, वो बच्चे ज्यादा नहीं करना चाहते। कैसे? हमें इस बात का क्या सबूत है? सबूत ये है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमको बता रही है कि वो 15-16 में 2.2 थी, अब वो घट करके 2 हो गई है, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए केवल 2.1 होना आवश्यक है। तो वो 2 पे पहुंच गई है। मगर मैं अपने उत्तर वाले राज्यों के बारे में बात करता हूं। मैं स्वयं यूपी वाला हूं, तो मैं जानता हूं, जितनी बार मैं लखनऊ इलाहाबाद जाता हूं, मैं पला बड़ा हूं वहां, तो मैं देखता हूं वहां तो मतलब शहर में रेंगने भर के जगह नहीं है। फुटपाथ पे चलने की तो आप भूल जाइए, रेहड़ी वाला अपनी दुकान नहीं लगा सकता है। क्यों है ये स्थिति? ये स्थिति इस वजह से है कि जबकि सारा देश, पूरा पूरा देश की फर्टिलिटी 2 से नीचे पहुंच गई है, ये 2 राज्य बिहार और यूपी ऐसे हैं जो आज भी, यूपी 2.5 पे है फर्टिलिटी में और बिहार 3 पे है। यही 2 राज्य है मेजर देश के राज्य जो है, झारखंड को छोड़ दीजिए, छोटा राज्य है, वो 2.4 पे है। मगर बाकी सारे राज्य 2.1 से नीचे पहुंच गए। दक्षिण वाले तो 1.4 तक पहुंच गए, केरल। अब इनको इनको एकदम से, मतलब अब ये समझ में आ रहा है कि सांस्कृतिक विकास हमारा बंद हो जाएगा। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि अब इनका असलियत में मुझे लगता है मंशा ये है कि भाई यूपी बिहार की जनसंख्या जो है वो ठीक ठाक रहे, वो कहीं ना कम कर ले। क्योंकि भाजपा और आरएसएस का अब वो गढ़ वैसे यूपी बन गया है, और बिहार में भी फैलाव करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में तो है ही। और मध्य प्रदेश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के आसपास ही है। तो वो मतलब देखिए, मध्य प्रदेश में तो ठीक ठाक हो गया, राजस्थान में भी ठीक ठाक हो गया। पॉइंट ये है कि मतलब बचा कौन? यूपी बिहार। तो इन्होंने मतलब ये, अब हमको जहां सरकारें हमने बना ली हैं, वहां हमको वो सरकारें बनाए रखना है भाई, हमको अपने लोग चाहिए। तो उनको अपना 3 से क्या 4 कर लो, 5 कर लो, तुम वो नीचे ना आना भैया।
बेसिकली ये बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है मेरी समझ में। तो अब वापस आ जाते हैं आपके मुद्दे, जो बेरोजगारी की और स्थिति यूपी और बिहार में है, क्या हमारी आरएसएस वाले जानते नहीं है? और इसके बावजूद मतलब सरसंघ चालक जी अपने प्रचारकों को देश भर में और यूपी बिहार खास तौर के प्रचारकों को ये बताएंगे अब, क्योंकि वो तो मान के चलेंगे जो जो पन्ना प्रमुख है आगे, कि भाई ये तो सरसंघ चालक जी ने कह दिया, अब तो ये तो हमको ये तो लकीर के फकीर होते हैं, ये अपनी सोच इनकी तो होती नहीं है, कि बड़ी बड़ी ही अनुशासन बंद से बंधी हुई संस्था है, इसीलिए तो 100 साल से चली आ रही है। तो वो इस तरीके की बेवकूफी की बातें फैलाएंगे, गांव गांव में, परिवारों में फैलाएंगे यूपी बिहार में। ये सोच है, ये तरीका है। ये कहते हैं हम हमारा सांस्कृतिक विकास रुका जा रहा है या रुक जाएगा या उसका डर है, इसलिए 3 करो, मगर असली कहानी ये है, असली कहानी ये है। और बेरोजगारी की तो मैं आपको क्या बताऊं, आंकड़े अच्छे खासे हैं, सरकारी आंकड़े हैं। देखिए हमारा इन लोगों को ये आखिरी बात मैं कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए उर्मिलेश जी, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता, मुझे मालूम है कि ये भाजपा की सरकार में नहीं ये बात ये लोग समझे हैं कि हम एक एजिंग सोसाइटी होने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, जो लाभांश हमारा जनसांख्यिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो 1980 के दशक से शुरू हुआ और उसके कई फायदे हम लोग उठा चुके हैं। और आज की तारीख में पढ़े लिखे जा रहे हैं सारे बच्चे, और कोई माफ करिएगा, कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहता। हमारी आपके वर्ग में तो मतलब एक ही बच्चा होता है, बल्कि क्योंकि हमें मालूम है कि मैं भी काम करता हूं, मेरी पत्नी भी काम करती है, एक से ज्यादा बच्चा पैदा कर लेंगे तो एक को तो समय दे पाएंगे, 2 को भी समय दे पाएंगे कि नहीं, क्या मालूम। अब आप जब सब पढ़े लिखे जा रहे हैं और सरकार की नीतियां इतनी बेतरतीब हैं कि रोजगार पैदा नहीं सरकार कर पा रही है, और यही सरकार है जिसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। पिछली सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं। पिछली सरकार 2004 से 14 तक 75 लाख माफ करिएगा 75 लाख रोजगार सालाना पैदा हो रहा था गैर कृषि क्षेत्र में, और इन्होंने लोगों को वापस कृषि में ढकेल दिया है। कोई कृषि में नहीं रहना चाहता। ये विकास का उल्टा है। विकास की प्रक्रिया में लोग कृषि छोड़ते हैं, कृषि के का अनुपात कम होता है टोटल विकास में, जीडीपी में। कृषि का अनुपात रोजगार में कम होता है और उसका उद्योग और सेवाओं में बढ़ता है। यही विकास होता है। क्योंकि उत्पादकता इंडस्ट्री में और सर्विसेज में ज्यादा है कृषि के मुकाबले, इसलिए आमदनी लोगों को इंडस्ट्री और सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन जैसी के व्यवसायों में ज्यादा होती है। और जब आमदनी ज्यादा होती है तो जाहिर है कृषि छोड़ना ही चाहेगा। खुद खुद ये कृषि में आमदनी तो दुगनी कर नहीं पाए 7 साल में। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बात, एक तरफ तो इन्होंने मतलब क्योंकि ये इंडस्ट्री और सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन में उस तरीके से रोजगार पैदा नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद हुआ यह है कि लॉकडाउन इन्होंने ऐसा बेतरतीब मतलब बिना नियोजन के किया कि उस पिछले 4 साल में, उर्मिलेश जी, आपके श्रोताओं को जानना यह बात आवश्यक है कि 8 करोड़ लोग जाकर के कृषि में फिर जुड़ गए हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे। तो जो कृषि में जुड़ गए वापस, तो यानी कि कृषि का अनुपात बढ़ रहा है, विकास का उल्टा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। छोटी इकाइयां जहां जिन पे आघात इन्होंने नोटबंदी से शुरू किया था और जीएसटी की वजह से और वो नकारात्मक असर हुए थे, उस और तीसरा शॉक इन्होंने पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक
ये इन्होंने शुरुआती लॉकडाउन के शुरुआत, पहला जो लॉकडाउन किया इन्होंने, उसके बाद 24 तक में 2 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हैं। 23-24 में उर्मिलेश जी, ये सरकारी आंकड़े हैं भाई। सही है। तो अगर इन सरकारी अर्थशास्त्री हमको ये समझाने की कोशिश करें, और प्रधानमंत्री हम ये ऐलान कर चुके हैं कि हमने 8 करोड़ रोजगार पिछले 4 साल में पैदा किए। अरे भाई, दुनिया में 8 करोड़ रोजगार नहीं हुआ और आप ही ने 8 करोड़ रोजगार पिछले 4 साल में पैदा कर दिया। कैसे पैदा कर दिया? ये झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी अकल इतनी कम है कि ये सोचते हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि में जो काम कर रहा है लोग मजबूर रोजगार कर रहा है, वो रोजगार कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा मूर्खता की बात उर्मिलेश जी नहीं हो सकती। जी जी, आपने बहुत आंकड़ों के साथ और ठोस तथ्यों के साथ सारी स्थितियों को एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं एक और पहलू आपसे समझना जी चाहता हूँ कि जो ये बार-बार कह रहे हैं मोहन भागवत कि हमारी जो पॉपुलेशन कुछ वर्षों में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा हुए, तो हम बूढ़े होते जाएँगे, हमारी जो आबादियाँ हैं, उसमें बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। अब आप देखिए देखिए, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं, जहाँ पर और इसको जोड़ते हैं कि इससे हमारी तरक्की रुक जाएगी, इससे हमारा समाज पीछे हो जाएगा। तो हमने देखा कि दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं, जहाँ वाक़ई एजिंग पॉपुलेशन बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तमाम इन्वेंशंस उन्हीं मुल्कों में हो रहे हैं, तमाम पढ़ाई-लिखाई से लेकर और आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, यहाँ तक कि हमारे जैसे मुल्क जो विकासशील मुल्क हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं। आर्थिक कारणों से और दूसरे अन्य कारणों से, दवा से लेकर के और हर क्षेत्र में हम उन्हीं से सारा सब कुछ लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये जो बात वो बार-बार कह रहे हैं कि हम जो हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो हम तरक्की हमारी रुक जाएगी। तो भाई इतने बच्चे ऑलरेडी हैं, इतने बेरोज़गार ऑलरेडी हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर ज़रा-सा आप बताएँ कुछ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इस पे मोटे तौर से 2 बातें करूंगा। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे इतना सताता है कि मैंने अभी ही हाल में इस पे एक पूरी किताब लिख डाली, जी, जो जल्द ही ब्लूम्सबरी लंदन से छपने वाली है, मगर उसको मैं स्वयं अनुवादित करूंगा हिंदी में, क्योंकि जी, मैं 2-3 किताबें हिंदी में वैसे भी लिख चुका हूँ। मेरी एक किताब राजपाल के संग आ रही है, राजकमल के संग एक और किताब आ रही है। मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि इस सरकार के अंतर्गत पिछले 10 साल में स्वास्थ्य सेवाओं में जो खर्च होना चाहिए था, जो इन्होंने स्वयं ऐलान किया था, घोषणा की थी 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक स्वयं लेकर के आए थे कि ये स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ाया होता तो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती, हमारे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती। आप आज जितनी जनसंख्या है उसको स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रदान नहीं कर पाते, और आपने जो ऐलान किया था आप खर्च करोगे, वो आप खर्च नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ा लो। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा ही से शिक्षित होकर के ही लोग उम्मीद करते हैं कि हमको रोजगार मिलेगा, और कृषि में तो जाएगा नहीं जो पढ़ा लिखा है। तो पिछले 20-25 साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि पहले हमने अपनी स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सलाइज करी, वो हो चुका था यूपीए के समय ही, और 2010 और 2015 के बीच में, जो अधिकतर यूपीए का ही समय है, सेकेंडरी एजुकेशन भी यूनिवर्सलाइज हो गई। सेकेंडरी यानी कि 15-16 साल के बच्चों के लिए, और बच्चियां भी सारी पढ़ लिख गई, बच्चियां भी सारी पढ़ लिख गई। तो सेकेंडरी एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स, उर्मिलेश जी, आपके श्रोताओं को जानना आवश्यक है, वो बिल्कुल लड़कों के बराबर है। 85% हमारे देश के बच्चे, चाहे वो यूपी बिहार के में ही चाहे ना हो, बच्चियां भी सारी पढ़ी जी, लिखी जाती हैं। आपको मालूम है, साइकिल पे चढ़ जी, करके हमारे गांव में जी, जी, यूपी बिहार में जाती हैं। अच्छा, अर्थ क्या है? अर्थ ये है, 2 अर्थ है। एक अर्थ ये है कि वो बच्चे खेती में काम नहीं करेंगे और शहर में
उद्योग में और सेवाओं में काम ढूंढेंगे, मगर वही क्षेत्रों में काम रोजगार पैदा ये सरकार नहीं कर पा रही। ग्रोथ रेट के आंकड़े आपको बता देता हूं। इस सरकार की ग्रोथ रेट के औसत रहा है 5.8%। 10 साल का औसत बता रहा हूं, सालाना 5.8%। हम जब सरकार में थे 2004 से 14 पे, जैसा आपने कहा मैं योजना आयोग में था, उस दौरान हमारी ग्रोथ रेट, विकास दर जो थी उर्मिलेश जी, वो 7.8% थी, लगभग 8% सालाना। तो यानी कि देर इज अ 2 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन अंडर दिस गवर्नमेंट। ग्रोथ रेट कम होगी तो यानी कि रोजगार कम होगा। जी, यह है स्थिति जी, इनकी, असलियत। जी। संतोष जी, बिल्कुल हमारे पास 1 मिनट का वक्त बचा है, अब हम बिल्कुल। अपना कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। ये जो बार-बार वो कह रहे हैं, जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा भी किया कि हम जब बूढ़े हो जाएँगे, बूढ़ी आबादियाँ हो जाएँगी, तो हम हाँ, माफ कहीं करिएगा, के वो नहीं सवाल बचेंगे। मैंने जवाब, हाँ, सॉरी, माफ कर। जी, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम धीरे-धीरे बूढ़े हो रहे हैं, मगर उस 2040 में भी केवल 10%, 12% हमारे देश की जनसंख्या के में ऐसे लोग होंगे जो 65 की उम्र से ज्यादा होंगे। या वो 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि 40 तक तो ये हाई है कि अधिकतर लोग उस दरमियान होंगे, उस उम्र के होंगे जो योगदान कर सकते हैं उत्पादन प्रोडक्शन में में। या उत्पादन, यस। और तो हमें करना यह है, आखिरी बात तो आपके श्रोताओं को समझना, कि सामाजिक सुरक्षा उनको दिलानी है, क्योंकि अगर हम एज कर जाएंगे बिना सामाजिक सुरक्षा के, तो भागवत जी कभी सामाजिक सुरक्षा की क्यों नहीं बात करते? अरे भाई, एग्ज़ैक्टली। 90% हमारे देश का जो आज का कामगार है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं, केवल 10% के पास है। ये ये कैसे चलेगा? तो भागवत जी उसके बारे में चर्चा नहीं करते कि बुढ़ापे में वो बेचारा जिएगा कैसे। वो क्या जी, जिंदगी, वो 70 साल का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, तब तक वो काम करता रहेगा, फिर लुढ़क पड़ेगा जमीन पे। ठीक है हद्दी संतोष हो जी। गई। जी, 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 बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक सुरक्षा के बगैर पूरी की पूरी आबादियाँ जी रही हैं और बहुत जी, बड़ी आबादी जी रही है। तो ये जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से बहुत सारे इसमें ऐसे पहलू उभर कर आए हैं जिस पर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा आपको, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि जो डिबेट है, जो एक डिबेट शुरू की गई है, उस पर बहुत ही ठोस तथ्यों के साथ, ठोस आंकड़ों के साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने अपनी बात रखी है। हमें विश्वास है कि आप इसको सुनेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल, और अन्य लोगों के बीच भी इस चैनल के बाहर एक विमर्श की शुरुआत करेंगे, डिस्कशन की शुरुआत करेंगे कि मोहन भागवत का ये कहना कितना वाजिब है, कितना गैर वाजिब है, कितना तथ्यपूर्ण है, कितना इसमें कोई दम नहीं है, तथ्य विहीन कितना है। इस पर चर्चा देश में होनी चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।